हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सलेंस। हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या करंट डेंसिटी मैं लास्ट टाइम आपको बता दिया था, करंट डेंसिटी क्या चीज़ होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है और इसका डेरिवेशन करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, देखो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। करंट डेंसिटी मैंने आपको बता दिया था। करंट डेंसिटी का मतलब बेसिकली कि करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया जो है वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो करंट डेंसिटी होता है। तो करंट डेंसिटी जे वेक्टर इक्वल्स टू होता है आई करंट डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर, एंड एरिया हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द करंट अगर आप स्केलर फॉर्म में लोगे तो, वरना वेक्टर फॉर्म में आप यूज़ करके इसे निकाल सकते हो। ये करंट डेंसिटी होती है, ये है करंट डेंसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। तो सपोज़ हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उसका एक सेक्शन ले लेते हैं। ये किसी कंडक्टर का सेक्शन है। ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, इसका सेक्शन ले लिया हमने यहाँ पे। सिलेंड्रिकल सेक्शन हमने ये अज्यूम किया हुआ है सब। ओके, अब इस सेक्शन में बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होंगे, जो कि जनरली कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी और भी सिस्टम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अगर सेमीकंडक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे यहाँ पे, अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है तो। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कंडक्टर है हमारे पास विद नो पोटेंशियल डिफरेंस, विद नो पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये कोई यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है से, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, वो रैंडम मोशन करेंगे। ये सारे रैंडम मोशन कर रहे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब ये जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और इस रैंडम मोशन की जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम बोलते हैं थर्मल स्पीड। ये होती है थर्मल स्पीड। और दो टाइप की स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक तो होती है थर्मल स्पीड, दूसरी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। तो थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड क्या होती है, जो नेचुरल टेम्परेचर की एनर्जी की वजह से जो चार्ज कैरियर के पास मोशन की स्पीड होती है, उसको हम थर्मल स्पीड बोलते हैं। जो नेचुरल टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ, तो रूम टेम्परेचर की वजह से जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो थर्मल मोशन या थर्मल स्पीड है। थर्मल स्पीड को आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। आपने 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर किसी आप एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाहोगे अगर एनर्जी टेम्परेचर के फॉर्म में, तो इस रिलेशन को आपको सेटिस्फाई करना होता है। यहाँ पे ये एनर्जी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर के टर्म में एक मॉलिक्यूल की। तो यहाँ से आप जो VRMS निकालोगे वो हमारे पास थर्मल स्पीड निकल के आएगी। सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये 3kT डिवाइडेड बाय m ये निकल के आएगा। ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये VRMS जो है ये थर्मल स्पीड है, ये थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी है। और यहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऑफ कोर्स, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमारे इस डेरिवेशन से इसका कोई यूज़ नहीं है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और T यहाँ पे टेम्परेचर है, T टेम्परेचर, और M ऑब्वियसली उस मॉलिक्यूल का मास है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास थर्मल स्पीड की ये फॉर्मूला आता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे इसको सॉल्व करो, एट रूम टेम्परेचर यानी टी टेम्परेचर को अराउंड 300 केल्विन के आसपास लेके सॉल्व करोगे इसे, तो जो हमारे पास थर्मल स्पीड की वैल्यू आती है काफ़ी हाई होती है। वो वैल्यू लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है लगभग। ये थर्मल स्पीड जो है VRMS, वो हमारे पास 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रेंज के आसपास की आती है, यानी बहुत हाई स्पीड होती है। ये हो गया थर्मल स्पीड। दूसरी टाइप की स्पीड होती है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो डायग्राम हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। दोबारा बनाता हूँ डायग्राम को। ये सेम वही कंडक्टर का पोर्शन ले लिया हमने, किसी भी शेप में ले सकते हो आप, और यहाँ पे वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये सारे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो अब इनकी जो ये लीनियर मोशन की वेलोसिटी है, इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी। अब ये रैंडम मोशन नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो यहाँ पर ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। तो सपोज़ हमने एक ये जो पोर्शन लिया है ये Δx लेंथ का है, इसकी लेंथ जो है वो Δx है, Δx लेंथ का ही हमने पोर्शन लिया हुआ है, ठीक है।
अब इसके लिए हमें करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन को फाइंड आउट करना है, उसका डेरिवेशन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे पहली चीज़ स्मॉल एन यहाँ पर शो करेगा नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स, यानी यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कोई दूसरा केस दिया है तो उसमें जो भी चार्ज कैरियर होंगे वो लेंगे। नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स हैं उसको हमने स्मॉल एन से शो किया हुआ है। और Q इज़ द चार्ज ऑफ ईच कैरियर। VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड उन चार्ज कैरियर्स की। तो ये स्टैंडर्ड चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि डेल्टा एक्स जो हमने ये एक छोटा सेक्शन लिया है कंडक्टर का, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज इन सेक्शन डेल्टा एक्स शुड बी डेल्टा क्यू। सपोज इसे मान लेते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्यू एक चार्ज कैरियर का चार्ज इनटू टोटल चार्ज कैरियर्स। अब टोटल चार्ज कैरियर्स क्या आएंगे, स्मॉल एन पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कैरियर है इनटू वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास वॉल्यूम, तो हमारे पास टोटल चार्ज कैरियर आ जाएंगे। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डिस्टेंस है यहाँ पे एक्स, डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स का फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं वेलोसिटी के टर्म में। डेल्टा एक्स इज डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, और जो वेलोसिटी कवर हो रही होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हो रही है, तो वी डी इंटू डेल्टा टी टाइम सपोज डेल्टा टी है तो वो आ जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ये प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू आएगा क्यू इंटू एन इंटू एरिया इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आएगा क्यू एन ए वी डी, ये हमारे पास आई आ गया। तो यहाँ से हमारे पास करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। ये हमारे पास करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आ गया है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इक्वेशन नंबर 1 सपोज। अब यहाँ से निकालते हैं करंट डेंसिटी का रिलेशन। तो करंट डेंसिटी होता है J इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया। अगर और एरिया ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली हमने वही केस लिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर एरिया ही है, तो इस केस में इसको ले सकते हैं एरिया को सिंपली एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो हमारे पास करंट डेंसिटी और इसका रिलेशन आ गया एन ई वी डी। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, क्यू एन आया, हाँ सॉरी ये क्यू है, ई नहीं है, क्यू है, क्यू लेना है इसे। अब इलेक्ट्रॉन है तो हम क्यू की जगह ई लगा देंगे, माइनस ई लगाएंगे टेक्निकली, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसे तो जे भी वेक्टर है और वी डी भी वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में ये ऐसे आएगा, इक्वेशन नंबर 2, अगर इफ़ क्यू इक्वल्स टू ई लेते हैं तो माइनस में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो जे वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव में एन क्यू वी डी वेक्टर आएगा। इससे हमें क्या पता चला नेगेटिव साइन से, that the direction of j vector and vd vector are same when q is positive and opposite when q is negative। सॉरी ये e है यहाँ पे, q की जगह इस केस में e लगाना है। ओके, तो एक चीज़ हमें यहाँ से, पहली चीज़ जो हमें पता चली, एक तो फॉर्मूला आ गया, और दूसरी चीज़ हमें डायरेक्शन के बारे में क्या पता चली। डायरेक्शन, इसको स्टार बना के यहाँ पे लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ j वेक्टर यानी करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वी डी are same for positive charge and opposite for negative charge। तो ये हमारे पास
ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका रिलेशन आ गया। अब इसके बाद सपोज़ हमें इसको और थोड़ा इसको चेंज करके देखते हैं। इसमें ओम्स लॉ को हम लाना चाहते हैं, ओम्स लॉ का प्रूफ लाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं डिफरेंट टॉपिक में इसको कर देता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन current and drift velocity, current and drift velocity, full stop। ओके, इसके लिए पहले तो सबसे पहले तो हमें करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लाना होगा। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं स्केलर में लेके चलता हूँ, करंट अपॉन एरिया, और करंट का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर इंटू एरिया। सॉरी, करंट का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर ओम्स लॉ से, और ये एरिया वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एरिया आ गया। अब इसके बाद वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में V इक्वल्स टू ई इंटू एल। ठीक है, V इक्वल्स टू ई इंटू एल, ये लगा दो यहाँ पे, तो E इंटू एल डिवाइडेड बाय R इंटू एरिया। और रो यानी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA डिवाइडेड बाय L। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हमारे पास J का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के टर्म में आ जाएगा, J इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, या आपको पता है कि 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूला भी हमें पता है। तो यहाँ से J का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसका कोई रोल नहीं है डायरेक्शन के केस में। और सिग्मा यहाँ पे आपको पता है क्या चीज़ है, सिग्मा है यहाँ पे कंडक्टिविटी, सिग्मा है यहाँ पे कंडक्टिविटी। ओके, तो हमने कंडक्टिविटी के टर्म में और डेंसिटी रेजिस्टिविटी के टर्म में जे का फॉर्मूला निकाल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन आता है, तो इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4 और 5। ये फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे पास सारे। अब यहाँ से हमें ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन लेके आना है। देखो को कैसे लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू, ओरिजिनल फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू एन क्यू वी डी और ए। हाँ, एन क्यू वी डी ए। इलेक्ट्रॉन के लिए लिया तो नेगेटिव ई लगा देंगे, बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके बाद एक्सेलरेशन देखते हैं। अगर ये चार्ज मूव कर रहे हैं तो इनकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए। एक्सेलरेशन निकल के आएगी एफ इक्वल्स टू क्यू ई इक्वल्स टू एम ए के फॉर्मूले से। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। तो एक्सेलरेशन अगर आपको पता है तो आप वी भी निकाल सकते हो। वी इक्वल्स टू होता है यू प्लस ए टी, और वी यहाँ पे वी डी होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ से वी डी इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, और टी यहाँ पे होगा टाउ। टाउ का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। टाउ को बोलते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ बोलते हैं। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा। तो ये हमारे पास वी डी आ गया। अब वी डी को, ये हमारे पास सपोज इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब वी डी को यूज़ करके हमें, अगर यहाँ पे क्यू लगाओ तो क्यू इक्वल्स टू माइनस ई होगा, तो फिर से वी डी इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर टाउ डिवाइडेड बाय एम, और एम इलेक्ट्रॉन का मास है यहाँ पे, तो एम ही लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी सही है। ये हमारे पास 7th फॉर्मूला, 7th और 6th एक ही फॉर्मूला है, तो आप देख लेना उसे। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से वी डी का। अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं आई के फॉर्मूले में, ये जो हमने आई का फॉर्मूला निकाला था उसमें लगाते हैं। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस एन ई, और वी डी माइनस में फिर से, तो ई डिवाइड बाय एम टाओ इंटू एरिया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आई इक्वल्स टू आया एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम टाओ इंटू एरिया। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाओ एरिया अपॉन एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने अलग कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे ओम्स लॉ लेके आना है, तो वहाँ पे वोल्टेज होता है, तो मुझे वोल्टेज लेके आना पड़ेगा। तो वोल्टेज कैसे लेके आएंगे, ई का फॉर्मूला आपको पता है, ई और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू ई इंटू एल, है ना। यहाँ पे एल होगा लेमडा। लेमडा का मतलब होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइप अपने एक्चुअली 11th क्लास में KTG में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आएगा लेमडा, और ये यहाँ पे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। इन सब का मतलब मैं दोबारा बताऊंगा, वैसे आपने 11th में ये KTG चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे V वोल्टेज है, ये V कैपिटल कर देता हूँ, V यहाँ पे वोल्टेज है। तो यहाँ से आप E की वैल्यू लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू
एन ई स्क्वायर टाउ एरिया डिवाइडेड बाय एम इंटू वी अपॉन लैम्डा, या लैम्डा ले सकते हो या एल ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। चलो एल ही कर लेते हैं इसे, लैम्डा से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एल ही कर लेते हैं इसे, ई एल। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन शॉर्ट में करो तो ये आ गया एन स्क्वायर टाउ एरिया अपॉन एम एल और इनटू में वी। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, और यहाँ से वी इक्वल्स टू निकालोगे तो फिर आ जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एरिया इंटू आई। ठीक है, अब इसको अलग रहने दो, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आपको v इज़ प्रोपोर्शनल टू i, और हमें पता है बाय ओम्स लॉ यही सेम रिलेशन होता है, ये ओम्स लॉ का रिलेशन है, ओम्स लॉ। और यहाँ पे v इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, v इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से r इक्वल्स टू आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एरिया। और हमें पता है कि r जो है एक फिक्स साइज़ के लिए और एक फिक्स मटेरियल के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये पूरा कांस्टेंट ही आएगा। m मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहता है, l हमने जो लेंथ ली है वो फिक्स रहेगी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फिक्स होते हैं किसी गिवन मटेरियल में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स होगा और एरिया हमने फिक्स लिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यानी ये पूरा कांस्टेंट आ रहा है, हैंस ओम्स लॉ वेरीफाइड। ओम्स लॉ यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया, इससे ये ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। आप चाहो तो यहाँ से आर को यूज़ करके रो भी फाइंड कर सकते हो और सिग्मा भी फाइंड कर सकते हो, तो इसे आप होमवर्क में करके देखना, रो और सिग्मा यहाँ से क्या आएगा, ये आपको होमवर्क में करके देखना है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। मैं मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइप आपको बता देता हूँ वो चीज़ें क्या होती हैं। ओके, तो जैसे हमने बात करी थी, ये कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। तो मीन फ्री पाथ का मतलब होता है, मीन फ्री पाथ इज़ द एवरेज डिस्टेंस, इज़ द एवरेज डिस्टेंस traveled by particle ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन्स। तो दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन्स, ये मीन फ्री पाथ होता है। और दूसरा था रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, तो ये एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इज द एवरेज टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, और इनका आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअली दूसरा ओरिजिनल फॉर्मूला भी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से वी डी इक्वल्स टू हो जाएगा मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग है और इसका रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ से फिनिश हो गया। यहाँ से आप वो निकाल के ज़रूर देखना कि हमारे पास रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हमें देखना है सॉल्व करके। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे, एक रिलेशन हमारा जे और ई का आ रहा था, जे और ई का, तो वहाँ से हम डायरेक्शन और चेक करते हैं। हमारे पास रिलेशन आ रहा था जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर, तो यहाँ से आपको दिख रहा है सिग्मा हमेशा पॉजिटिव होता है, सिग्मा हमारे पास कंडक्टिविटी है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर आर ऑलवेज सेम फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो कोई भी टाइप का चार्ज हो, जे वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। ये रिलेशन और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप स्टार बना के नोट कर लेना अलग से। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोबिलिटी। इसका सिंबल होता है म्यू, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी वर्ड आपको पता चल रहा होगा, मोबाइल का मतलब जो चीज़ मूव कर सकती है, जिस मूवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो उनकी एक मोबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितना स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं, और ये मोबिलिटी डिफाइंड होती है उनके मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन से। तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू वी डी, और ये पॉजिटिव मॉडुलस में लेते हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है मोबिलिटी, डेफिनेशन बना सकते हो आप इसकी यहाँ से, मोबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वी डी टू ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर both negative and positive charges, for both negative and positive charges। ठीक है, तो ये मोबिलिटी है इसकी, यहाँ से डिफाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका रेशियो है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है चार्ज कैरियर्स को, वो उसकी मोबिलिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास कितनी आती है, उसका मेजरमेंट मोबिलिटी होता है। तो और इसको आप डिफरेंट चार्ज कैरियर्स के लिए डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको लिखोगे म्यू ई इक्वल्स टू वी डी डिवाइड बाई ई, और ऑब्वियसली मॉडुलस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर ऐसी होल्स के लिए लिख रहे हो तो म्यू एच इक्वल्स टू वी डी डिवाइड बाई ई। तो आप ऐसे किसी भी चार्ज कैरियर के लिए इसे डिफाइन कर सकते हो। और हमने पीछे निकाला था कि हमारे पास वी डी का फॉर्मूला आया था क्यू ई टाउ डिवाइड बाई एम, क्यू ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करो तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू ई टाउ डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई ई से ई कैंसिल आउट, तो ये आ गया क्यू टाउ डिवाइडेड बाई एम। म्यू इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और बन सकता है हमारा यहाँ से, म्यू इक्वल्स टू क्यू टाउ डिवाइडेड बाई एम। तो ये एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, होल के लिए लिखोगे तो होल के लिए भी इलेक्ट्रॉन ही आएगा, क्योंकि होल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और आप अगर होल से कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सेमीकंडक्टर का टॉपिक है, जो टॉपिक आएगा हमारे पास, चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर का, तब हम पढ़ेंगे इसे। तो एक तो फॉर्मूला यहाँ पे ये हो गया हमारा, और एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, होल्स के लिए मैंने डिफाइन कर ही दिया। अब हमें पता है कि जे वेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा ई वेक्टर। जे वेक्टर का फॉर्मूला होता है सिग्मा ई वेक्टर, और जे वेक्टर का दूसरा फॉर्मूला होता है एन क्यू वी डी। तो यहाँ से आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो म्यू का, वी डी अपॉन ई जो फॉर्मूला है, यहाँ से सॉल्व करो इसे तो ये आ जाएगा वी डी अपॉन ई, यहाँ से सिग्मा अपॉन एन क्यू। तो म्यू इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एन क्यू। हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सारे मोबिलिटी के रिलेशंस आ गए। ये हमने मोबिलिटी देख लिया। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द रजिस्टिविटी ऑफ सी वाटर is about 25 ohm centimeter, full stop. The charge carriers are sodium positive ion and chloride negative ions, and of each there are about 3 into 10 to the power 20 per सेंटीमीटर क्यूब। यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो हैं वो यहाँ पर चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं। उनकी जो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी, वो ये दी हुई है हमें। इफ़ वी फिल अ प्लास्टिक ट्यूब 2 centimeter long with seawater and connect a 12 volt battery to the electrodes at each end, what is the resulting average drift velocity of the ions in centimeter per second। ये हमें निकालना है, क्वेश्चन है। एक बार इसे अपने आप करके देखो, ज़्यादा टफ नहीं है। आप सारी वैल्यूज़ को नोट करो, आपको फॉर्मूले दिख जाएंगे कौन से लगने हैं यहाँ पे। तो हमें रजिस्टिविटी ऑफ सी वाटर दी हुई है, यानी रो दिया हुआ है हमें,
रो इक्वल्स टू है, रो इक्वल्स टू 25 ओम सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है तो हम सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में ले सकते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन है आपको तो हमेशा एमकेएस में चेंज कर लो और आंसर को फिर जैसे रिक्वायर्ड है वैसे निकालो। तो ये हमें रो दिया हुआ है और हमें डेंसिटी, चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी दी हुई है, यानी नंबर डेंसिटी यानी स्मॉल एन दिया हुआ है 3 × 10⁻20 सेंटीमीटर -3 पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, ये हमें निकालना है। और हमें क्या दिया उसके अलावा, ठीक है, ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और कुछ नहीं दिया हुआ। तो एक तो हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ, तो हम यहाँ से V = IR का फॉर्मूला लगा सकते हैं। V = I, क्योंकि हमें V पता है और I का फॉर्मूला हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में पता है, वो होता है NEAVD। तो यहाँ से V = हो जाएगा NEAVD × R। अब हमें R नहीं पता लेकिन हमें रेजिस्टिविटी पता है, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें R के टर्म में भी पता है, वो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा NEAVD × R का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के टर्म में होता है R = ρL/A। तो यहाँ पर आ जाएगा ρL/A, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट दी हुई है हमें, और नंबर डेंसिटी हमें दी हुई है 3 × 10⁻20, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी है इनटू रो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 ओम सेंटीमीटर। और लास्ट बचा एल, तो एल हमें देखो यहाँ पे प्लास्टिक ट्यूब दी है 2 सेंटीमीटर की, तो ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। सेंटीमीटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है और हमें आंसर भी सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसको सॉल्व करो और चेक करो इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, थर्मिस्टर के बारे में हमें बात करनी है। एक डिवाइस होती है थर्मिस्टर, इसके बारे में बात करनी है। थर्मिस्टर्स, इसका मतलब है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ कंपाउंड वर्ड है। थर्म या जो वर्ड है वो थर्मल से आया है, प्लस रजिस्टर्स यानी रजिस्टेंसेज। तो बेसिकली ये थर्मल रजिस्टेंसेज हैं। ये वो रजिस्टेंसेज हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है थर्मल हीट की वजह से। ये मैंने आपको बताया था पहले ही पिछले टॉपिक में कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। मैंने उसका फॉर्मूला भी आपको बताया था। तो उस पर बेस्ड ये डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम कई एप्लीकेशंस बनाते हैं इसकी। ये एक डिवाइस है, इसको इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो आप, अ थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव डिवाइस made of semiconductive material। हर टाइप का मटेरियल हीट सेंसिटिव होता है रेजिस्टेंस के बेसिस पर। सेमीकंडक्टिव मटेरियल हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो उसको हमने यूज़ किया हुआ यहाँ पे। वेयर रजिस्टिविटी चेंजेस rapidly with change in what? Temperature. With change in temperature। और इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट शुड बी वेरी लार्ज। लार्ज क्यों होना चाहिए? क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूले को। फॉर्मूला था हमारे पास आर टी = R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। तो जितना ज़्यादा हमारे पास अल्फ़ा हमारा जितना ज़्यादा लार्ज होगा, हमारे पास जो आर टी रेजिस्टेंस का वेरिएशन है वो उतना ज़्यादा लार्ज आएगा, और हम उतनी अच्छी डिवाइस बना सकते हैं थर्मिस्टर को यूज़ करके। तो अल्फ़ा हमारा लार्ज होना चाहिए, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो हम डिवाइस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर्स। ओके, बहुत सारी एप्लीकेशन, बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं इसकी सारी, जैसे टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, और ऐसी इसके रिलेटेड ही सारी इसकी एप्लीकेशन होंगी। फॉर लो टेम्परेचर मेजरमेंट एज अ डिवाइस
रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। टेम्परेचर कंट्रोल्स, टेम्परेचर कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज़ और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में भी टेम्परेचर का रोल होता है, तो वहाँ पे भी इसके यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन एंड रिमोट सेंसिंग एट्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी टेम्परेचर से रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन बन सकती हैं एट्सेट्रा। तो ये है थर्मिस्टर। ठीक है, बस थियोरेटिकल छोटा सा टॉपिक है, आपको बस जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो जो रेजिस्टेंसेज होती हैं, जिसको हम ऐसे जिसका सर्किट सिंबल ये होता है, ये रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल है। मैं ओम्स लॉ बनवाना भूल गया, यहाँ पे इसको बना लो आप। ये सर्किट सिंबल है रेजिस्टेंस का, और ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो उसका सर्किट सिंबल ये बनेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और एक सिंबल इस टाइप का बनेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स, या हमारे पास प्रैक्टिकली डिवाइस होती हैं चेंजिंग रेजिस्टेंस की, उनके लिए। इसको हम बोलते हैं ऑल्सो रियोस्टेट। ये आप लैब में डिवाइसेस यूज़ करते हो। ये टेम्परेचर वेरिंग टेम्परेचर की, वेरिंग रेजिस्टेंस की ये डिवाइसेस हैं। यहाँ पर जो इनकी मेजरमेंट होता है, वैल्यू होती है, वो चेंज हो सकती है। ओके, ये तो इनका सर्किट सिंबल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे दिखाई नहीं देते। ये एक्चुअल में रेजिस्टेंसेस कई डिफरेंट शेप्स में आती हैं, लेकिन कुछ कॉमन शेप मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत कॉमन शेप है इस टाइप का, जिसमें आपको और ये कार्बन की बनी हुई होती हैं मोस्टली, और भी चीज़ों की बनती है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो कार्बन की बनी हुई रेजिस्टेंसेस होती हैं। आप किसी भी डिवाइस को खोलोगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, तो इस टाइप की आपको कलर्ड एक डिवाइस मिलेगी। बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जिन पर कलर स्ट्रिप्स होती हैं। यहाँ पे कलर स्ट्रिप्स इस पर बनी हुई होती हैं, और ये 3 या 4 कलर स्ट्रिप्स होती हैं जनरली। तो इस टाइप की ये प्रैक्टिकली दिखाई देती है। ये 4 यहाँ पे कलर स्ट्रिप्स होती हैं। तो ये कार्बन रजिस्टर्स हैं बेसिकली। ये इसकी स्ट्रिप 1, स्ट्रिप ए, स्ट्रिप बी, स्ट्रिप सी, स्ट्रिप डी। ठीक है, ये रजिस्टर का एक्चुअल डायग्राम इस टाइप का दिखाई देता है। अब यहाँ पे इनकी कलर कोडिंग होती है, तो डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, और उनके हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस डिफाइन होती है। आप कलर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो इसका मैं आपको टेबल बनवाता हूँ, फिर इसकी सारी वैल्यू बताऊँगा। तो टेबल में पहले आएगा कलर, फिर स्ट्रिप ए, देन स्ट्रिप बी, एंड देन स्ट्रिप बी एंड स्ट्रिप सी, और स्ट्रिप डी का मैं लास्ट में बताऊँगा। स्ट्रिप डी का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो कलर हमारे पास हो गया, स्ट्रिप ए हो गया, स्ट्रिप बी हो गया, स्ट्रिप सी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सारे कलर्स। तो कलर्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। एक आप वर्ड इस तरह याद रख सकते हो, ब्रॉय, डबल बी वाला ब्रॉय, और GBVGW, GBVGW, ब्रॉय, GBVGW, ऐसे आप याद रखो, ये कलर्स के नाम हैं। तो पहला बी यहाँ पे ब्लैक, पहले बी से ब्लैक, दूसरे बी से ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। ब्रॉय में डबल बी आ रहा है, ब्लैक ब्राउन। आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, वाई का मतलब येलो। और फिर ये हमारा ब्रॉय हो गया, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज ब्लू येलो। GBVGW, तो GBVGW में जी मतलब ग्रीन, बी का मतलब बी अगेन आ गया ब्लू, और उसके बाद वी वायलेट, और उसके बाद जी अलग दोबारा आया, ये है ग्रे, और वाइट, डब्लू जो आया लास्ट में वो वाइट। तो ये हमारे पास सारे कलर हो गए, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट। ठीक है, ये सारे हमारे पास कलर आ गए। ब्रॉय, GBVGW, बस ये कोड आपको याद रखना ज़रूरी है कि कोड आपको यूज़ हो सकता है क्वेश्चन जब आएगा तब। अब इसके नंबर्स लिखते हैं। तो इसके नंबर्स बेसिकली 0 से लेकर 9 तक जाते हैं। स्ट्रिप ए में इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे स्ट्रिप बी में भी 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9। और स्ट्रिप सी में ये 10 की पावर में आता है, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 टू द पावर 2 एंड सो ऑन, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं इन कलर्स की। तो जैसी कलर कोडिंग होगी आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हो रेजिस्टेंस क्या है। इसके अलावा टोलरेंस एक और टर्म होता है, टोलरेंस, जो बेसिकली बताता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस दी है वो कितना एरर बर्दाश्त कर सकती है, कितना अपनी फिक्स वैल्यू से कितना आगे पीछे जा सकती है, उसकी टोलरेंस होती है। तो टोलरेंस की भी कलर स्ट्रिप्स हैं, और वो 3 कलर स्ट्रिप्स होती हैं। वो है हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो उनका मतलब क्या है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का, वो दिखते हैं। तो पहला यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर एंड लास्ट नो कलर की स्ट्रिप, अगर कोई कलर नहीं है तो ये टोलरेंस रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी वैल्यूज़ होती है। गोल्ड की वैल्यू है ±5% और सिल्वर की वैल्यू ±10% और नो कलर का मतलब ±20%। ये इनकी टोलरेंस है कि ये फिक्स वैल्यू से कितना वेरी कर सकती हैं। ओके, ये हमारे पास सारा टॉपिक हो गया। ये बस आपको ये टेबल ही याद रखनी है, उसमें ये सारा ये कोड है वो आपको याद रखना है, ब्रॉय, GBB, और टोलरेंस की सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं, वो आप इजीली याद रख सकते हो। ओके, अब इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप सिर्फ 3-4 क्वेश्चन में इस पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें स्पेशल टाइप का करा रहा हूँ। इसमें रेजिस्टेंस का डायग्राम का एक और वर्जन होता है प्रैक्टिकली, वो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ताकि अगर ये पूछा जाए तो आप इससे भी चेक कर सकते हो। तो कभी कभी कुछ रेजिस्टेंसेस इस टाइप की दिखाई देती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल डिवाइस पर एक ऊपर एक कवर लगा होता है, और बीच में एक डॉट होती है, और ये इस टाइप का बना हुआ होता है। तो ये हमारे पास इसका कवर है, ठीक है। और इसके साथ में कवर पर ही एक सर्कुलर रिंग बनी होती है। यहाँ पर एक रिंग होती है, ठीक, ये रिंग है। ओके, तो यहाँ पे ये कलर्स आते हैं डिफरेंट। एक तो कलर होता है इन एंड्स का, ये एंड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये एंड्स हैं। ये है कवर और ये है रिंग और ये है डॉट, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट 4 कलर स्ट्रिप्स को शो करते हैं। तो कौन सा वाला कौन सी स्ट्रिप है ये आपको याद रखना है। तो जो कवर बॉडी होती है वो फर्स्ट स्ट्रिप शो करती है, कवर बॉडी इज़ फर्स्ट स्ट्रिप। और इसके बाद जो एंड बॉडी है, जो इनर बॉडी है, एंड बॉडी या इनर बॉडी, ये हमारी सेकंड स्ट्रिप शो करती है, सेकंड स्ट्रिप। इसको हम इनर बॉडी भी बोल सकते हैं, ये इनर बॉडी है। कवर जो है हमारी आउटर बॉडी है, ठीक है। ये हमारी इनर बॉडी होगी। जो डॉट है वो थर्ड स्ट्रिप शो करता है। तो जो डॉट है ये है हमारे पास थर्ड स्ट्रिप। और जो लास्ट बचा रिंग, ये हमारे पास फोर्थ स्ट्रिप, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आता है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रिप की वैल्यू कौन से कलर से आएगी। तो अब सपोज हमें एक क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट द इनर बॉडी इज ऑफ रेड येलो कलर, outer cover is green, the dot is red and the ring is gold। तो इसकी वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस की, वो हमें देखनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चेक करते हैं अपनी टेबल से। पहला है इनर बॉडी का मतलब होता है सेकंड स्ट्रिप, और आउटर कवर का मतलब होता है फर्स्ट स्ट्रिप। तो फर्स्ट है हमारे पास ग्रीन स्ट्रिप, और उसके बाद है सेकंड यानी इनर बॉडी यानी येलो स्ट्रिप, उसके बाद है डॉट आता है, डॉट का मतलब रेड स्ट्रिप, और लास्ट में रिंग है गोल्ड स्ट्रिप की। तो फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे में देखनी होती है। अब देखो वैल्यू कैसे लगानी है इसकी। पहली स्ट्रिप की वैल्यू क्या है ग्रीन की, वो चेक करो। ग्रीन की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो पहले लिखो यहाँ पे 5, फर्स्ट डिजिट आएगी 5। फिर चेक करो सेकंड स्ट्रिप, सेकंड है येलो की वैल्यू है 4, तो येलो की वैल्यू यहाँ पे सेकंड डिजिट में लगा दो 4। फर्स्ट 2 डिजिट ये आती हैं, ये स्ट्रिप 1 और ये स्ट्रिप 2। इसके बाद आपको लगाना है इनटू और लिखना है 10 की पावर। तो 10 की पावर थर्ड स्ट्रिप से आएगी, रेड है यहाँ पे, तो रेड के लिए ये है वैल्यू 2, तो रेड की वैल्यू लगानी है हमें 2।
और फिर प्लस माइनस में गोल्ड यानी टॉलरेंस की वैल्यू विच इज़ गोल्ड के केस में 5%। ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी ओम के अंदर, ओम यूनिट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं हमें। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, 36 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 20% इज़ द रेजिस्टेंस of a carbon resistor the strips are color of strips are ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से, इसे आप होमवर्क में करो, देखना इसमें क्या कलर कोड आता है। ये फर्स्ट स्ट्रिप का वैल्यू है, ये सेकंड स्ट्रिप का वैल्यू है, ये थर्ड स्ट्रिप का और ये फोर्थ स्ट्रिप का। तो इसे आप होमवर्क में सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास कलर कोडिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और ट्राई करके ये हमारे पास पूरा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कलर स्ट्रिप का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये हमने लास्ट चैप्टर में अपने कैपेसिटर चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से लगाना है। तो उसी की तरह यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंसेस के। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन वैसे ही बनता है जैसे वहाँ पर बनते थे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस इस तरह से लगी हुई हैं। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ये वी वोल्टेज की बैटरी, ये R1 R2 R3। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो पहले भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में बताया था वो याद रखना है। इन सीरीज़ करंट इज सेम, voltage is divided and in parallel vice versa। तो बस आप एक का याद करो, दूसरे का आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो ये रूल बस आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सीरीज़ में है, कैसे पता लगाएंगे सीरीज़ में? यहाँ से आप करंट फ्लो कराओ, करंट फ्लो होगी, करंट सपोज यहाँ पे आई है और आई करंट आगे की तरफ जा रही है। तो करंट जब रेजिस्टेंस में से पास करेगी तो पहला एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आप चेक करो कि सारी रेजिस्टेंसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो सबसे लेफ्ट वाली रेजिस्टेंस है उसका पॉजिटिव बैटरी से कनेक्टेड है, और जो सबसे राइट वाली रेजिस्टेंस है उसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ऐसा कनेक्शन आपके पास आता है तो उसका मतलब वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है और वोल्टेज डिवाइड होता है। तो सपोज़ यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइड होकर आ रहा है वो V1 V2 V3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज जो होगा वो V = V1 + V2 + V3 हो जाएगा। और बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं कि बाय ओम्स लॉ V = होता है IR। तो ये हो जाएगा IR, R नेट या R इक्वलेंट, और I टोटल करंट है और टोटल करंट सब में सेम है। तो दूसरे V1 के लिए IR1 आएगा, I सेम है इसलिए I सेम ही रहेगा, IR2 और IR3। I कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट। तो हमारे पास R इक्वलेंट या R नेट का फॉर्मूला आ गया R1 + R2 + R3, या जितनी भी रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होती जाएंगी। तो सपोज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा करके देखते हैं। इफ़ n इक्वल रेजिस्टेंसेस each of value R connected in series, then the equivalent resistance is ओके, ये निकालना है हमें। तो ऑब्वियसली R = हो जाएगा, R इक्वलेंट = हो जाएगा R + n टाइम्स R। तो इसका आंसर आ जाएगा NR। ठीक है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। और दूसरा कॉम्बिनेशन आप जानते हो क्या होता है? सेकंड कॉम्बिनेशन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर की तरह ही यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी टाइप का बनेगा। सपोज़ ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, V वोल्टेज की बैटरी है। और हाँ, इस केस में आप करंट निकालना चाहो तो करंट भी निकाल सकते हो, I = V/R नेट। ये सॉल्व करके आ जाएगा, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3, और सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा और यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा। और करंट यहाँ से अगर टोटल I आ रही है तो ये डिवाइड होके यहाँ पे
इसमें सपोज़ I1 आ जाएगी, इसमें I2 आ जाएगी और इसमें I3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे, तो टोटल करंट हमारे पास होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड बाय ओम्स लॉ वी नो दैट I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू V अपॉन R1 क्योंकि वोल्टेज सेम है, V अपॉन R2 V अपॉन R3, तो V कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट। हमारे पास नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। ऐसे यहाँ पे और भी रेजिस्टेंस है तो और ऐसे ही ऐड करते जाएंगे उन्हें। और जो हमने लास्ट सीरीज़ का क्वेश्चन किया था उसी के लिए, उसको पैरेलल के लिए अप्लाई करेंगे। एन रेजिस्टेंसेस of R ohm connected in parallel, then equivalent resistance is what? Then equivalent resistance is what? ये हमें निकालना है पहले की तरह। तो इसमें क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डॉट 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 n टाइम्स से करेंगे तो ये हो जाएगा n अपॉन R, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा R डिवाइडेड बाय n। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन पता कैसे लगाएंगे, यहाँ से देखो I1 की करंट R1 में जा रही है तो ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी, ये नेगेटिव साइड, ऐसे यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सारे पॉजिटिव हमारे पास एक ही साइड कनेक्टेड है और सारे नेगेटिव हमारे पास एक ही साइड कनेक्टेड है, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल इसके क्वेश्चन सेम वैसे ही होंगे जैसे हमने कैपेसिटेंस के क्वेश्चन